हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विद मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इसमें आज आधुनिक इतिहास को पढ़ने वाले हैं। आधुनिक इतिहास में हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन एवं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जितने भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम यूपी एलटी ग्रेड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मुगल साम्राज्य के पतन से क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा सतीश चंद्र। सतीश चंद्र हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सतीश चंद्र हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें उस मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में मिलती हैं जिसमें व्यापार, उद्योग तथा वैज्ञानिक विकास की गतिहीनता थी। बढ़ते हुए वित्तीय संकट में जिसने जागीरदारी संकट का रूप धारण कर लिया और जिसका राज्य के क्षेत्र में प्रभाव स्पष्ट था, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। फिर उसके बाद आता है कि जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी थी। तो जागीरदारी प्रथा की नींव जो कि ये अकबर के शासनकाल में पड़ी थी। जागीरदारी वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादमी यानी कि अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व दिए जाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। ये किसके द्वारा भेजा गया था। ये अकबर द्वितीय के द्वारा भेजा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अकबर द्वितीय के द्वारा। फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो कि अकबर शाह के सन 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन में भेजा था। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र एवं औरंगजेब का पेशनर था। राजा राम मोहन राय ने 1803 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपने पक्ष प्रस्तुत करने गए थे। फिर उसके बाद 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल यानी कि इंग्लैंड में ही इनका देहांत हो गया और अकबर द्वितीय ने इनको राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया था। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था। ये अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था उपाधि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो कथन ए में कहा जा रहा है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, जो कि सही है। कथन बी में कहा जा रहा है कि इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां ये गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी इसमें क्या है, सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है कि वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये जो कि इसमें क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है, सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्योंकि बहादुर शाह जफर को 1 लाख रुपए पेंशन और 1200 रुपए प्रति माह पारिवारिक व्यय के अतिरिक्त संपत्तियों के किराए के रूप में 15 लाख रुपया प्रति माह कंपनी के प्राप्त होता था। तो ये 15 लाख रुपए प्रति माह कंपनी से प्राप्त होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया है। ये अजीजुद्दीन के द्वारा। अजीजुद्दीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अजीजुद्दीन। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जहादर शाह के द्वितीय पुत्र अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। इसे वजीर इमादुत उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बैठाया था
उसका शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक था। उसका सारा जीवन जेल में बीता था, अतः उसने ना तो युद्ध का अनुभव था और ना ही व्यवस्था की। वह इतिहास की पुस्तक पढ़ने का शौकीन था। उसने अपने 5 वर्ष के अल्प शासन में यह अपने वजीर इमादुद उल मुल्क के हाथों का खिलौना बना रहा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि जहांदर शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत, ये किसके मरणोपरांत में जहांदर शाह ने राज सिंहासन पर बैठा था? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम लोग शाह आलम भी कहते हैं, इसकी मृत्यु के बाद 1712 ईस्वी में उसके 4 पुत्रों मोइनुद्दीन, जहांदर शाह, अजीमुद उस शान, रफी उस शान तथा जहान शाह के बीच उत्तराधिकार हेतु युद्ध हुआ, किंतु जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदर शाह जहांदर शाह ये विजयी हुआ और राज सिंहासन पर बैठा। राज्यारोहण की अवस्था में वह 51 वर्ष का था। सम्राट बनने के बाद उसे जुल्फिकार खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा ये जहांदर शाह का था। जहांदर शाह, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा जहांदर शाह। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बहादुर शाह, जो कि ये 1707 से 1712 ईस्वी तक शासक था, ये मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। तत्पश्चात जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक शासक बना था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक था। अहमद शाह 1748 से 1754 तक था। जहांदर शाह को अजीमुस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 को पराजित करके मार डाला गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो कौन से शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया था? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी में ये शासक रहा। इसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उन्होंने शमसुद्दीन अली को अपने दरबार में बुला करके उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया था। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूरोपियन व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करने हेतु वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। तो वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा ये मई 1498, 17 मई 1498 को पहुंचा था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा 17 मई 1498 को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा और वहां के राजा के कारोबार के लिए अनुग्रह किया। कालीकट में 3 माह रहने के बाद वास्को डिगामा पुर्तगाल लौट गया। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और पत्तन है। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी कि वास्को डिगामा ने कालीकट पहुंचकर यूरोपियन व्यापार में नए युग का उद्घाटन किया है। वास्को डिगामा ने यूरोप के लुटोरों, शासकों और व्यापारियों के लिए रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारियों और राजाओं ने कोशिश किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ये कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा पुर्तगाली। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अनेक विदेशी कंपनियां व्यापार करने के बहाने प्रवेश किया था। इसमें कौन कौन सी कंपनी थी? तो पुर्तगाल थी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे डच, तीसरे नंबर पे अंग्रेज, चौथे नंबर पे डेनिश, पांचवें नंबर पे फ्रांसीसी था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए नया मार्ग यानी कि समुद्र से खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। जुलाई 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने
लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू किया था तथा केप ऑफ गुड होप होते हुए वे भारत के समुद्री तट नगर कालीकट 20 मई 1498 को समाप्त किया था। ये कहीं-कहीं 20 मई दिया रहता है और कहीं-कहीं 17 मई। अगर सबसे ज़्यादा मान्य क्या है तो 17 मई 1498 ये सर्वाधिक मान्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि उस शासक का नाम बताएं जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो जमोरिन जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा जमोरिन। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मई 1498 ईस्वी को प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट यानी कि केरल पहुंचा, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, किंतु वहां बस से अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर के भारत आया था। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि गोवा कब पुर्तगालियों के अधीन आया था, तो 1510 ईस्वी में। और किसके द्वारा छीना गया था, तो ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा छीना गया था। और गोवा में उस समय शासक कौन था, तो ये यूसुफ आदिल शाह थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने का ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का प्रोत्साहन दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का प्रोत्साहन किस के द्वारा दिया गया था, तो ये अल्बुकर्क के द्वारा दिया गया था। भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग 1503 ईस्वी में कोच्चिन में, जबकि दूसरा दुर्ग 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, इसका राइट आंसर होगा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ये जो कि पुर्तगाल का नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत आने वाले विदेशी यात्री में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था। तो पीटर मुंडी ये कहाँ का था, ये ब्रिटेन का निवासी था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा, ये बनाया गया था कहाँ पे, ये कोच्चिन में बनाया गया था। कोच्चिन में ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा कोच्चिन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कोच्चिन में बनाया था। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वह था, तो वह कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा ये हुगली है। हुगली ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा हुगली। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोच्चिन में पहली फैक्ट्री व 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था, लेकिन इसमें पुर्तगालियों ने बंगाल में ही पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित किया था। साथ ही मद्रास के निकट सेंट थोमे में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा चिंसुरा में। चिंसुरा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा चिंसुरा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली 1627 में स्थापित किया, लेकिन शीघ्र ही बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 ईस्वी में बंगाल के चिंसुरा में अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। वहां पर डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण करवाया। बंगाल में डच मुख्यतः सूती वस्त्र, सोरा, रेशम और अफीम का निर्यात करते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है
कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा कहाँ पे स्थापित किया था? ये नागपट्टनम में, चिंसुरा मछलीपट्टनम में किया था, सूरत, भरूच, आगरा में भी किया था, कोच्चिन, अहमदाबाद, पटना में भी किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी जगह पे डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। फिर इसके बाद आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डचों ने भारत के पूर्वी तटों और गंगा घाटी के निचले प्रदेशों पर भी अपनी कुछ व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थी। इन्होंने सूरत, भड़ौच, कंबे, अहमदाबाद, कोच्चिन, मसूलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम में व्यापार केंद्र खोला था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? ये अंग्रेजों ने सूरत में सबसे पहले कारखाना खोला था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अंग्रेज। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों द्वारा सूरत में सर्वप्रथम कारखाना अंग्रेजों के द्वारा 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, एलिजाबेथ प्रथम। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। 1599 ईस्वी में स्थापित कंपनी, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, को महारानी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञापत्र के द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था। वहां एक किलाबंदी कोठी बनाई। इस किले बंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो दीवानी किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को गवर्नर क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी तथा बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देने स्वीकार किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज बताना है। इसमें पहला है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, जो कि सही है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, तीनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1599 ईस्वी में स्थापित कंपनी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि इसको बाद में नाम क्या रखा गया था? इसका ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। भारत में सफलता के राज थे भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी, जिसके कारण अच्छे वेतन एवं सुविधा के बदले वे किसी की सेवा करने को तैयार थे। साथ ही ब्रिटिश सेना आधुनिक प्रशिक्षण तथा हथियारों से लैस थी। मजबूत नौसैनिक भी भारत में कंपनी की सफलता का कारण थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर क्या होगा कि पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा
कारण नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें दिया गया है कि भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती लोकप्रियता, जो कि ये था। पुर्तगालियों के घटते संसाधन, ये भी था। अंग्रेज की नाविशक्ति, ये भी था। मुगलों और अंग्रेजों के परस्पर संबंध, ये जो कि इसमें नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के विरोधी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने नौसेना संसाधन में वृद्धि की। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारणों में पुर्तगालियों की लोकप्रियता, उनके घटते संसाधनों और अंग्रेजों की नाविक शक्ति का प्रमुख योगदान था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था। तो प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो व्यापार करना था, भूभाग नहीं। व्यापार करना था, भूभाग नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए एकाधिकार पत्र यानी कि चार्टर प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार करना। 1609 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कुछ शर्तों के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा इलाहाबाद और ग्वालियर में। इलाहाबाद और ग्वालियर में नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इलाहाबाद और ग्वालियर औद्योगिक नहीं के राजनीतिक केंद्र थे। ये औद्योगिक केंद्र नहीं था और राजनीतिक केंद्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हुगली, बनारस, पूना, नागपुर, नासिक, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता। ये क्या थे? ये औद्योगिक केंद्र माने जाते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना शुल्क अदा करने की छूट दी थी? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था राजकुमार सुजा के द्वारा। राजकुमार सुजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर्वप्रथम बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जबकि ग्रेवियन बाटन ने, जो कि बंगाल के सूबेदार शाह सुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहा था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसने 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी थी? ये किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया था अंग्रेजों को। अंग्रेजों को। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, अंग्रेज। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेज व्यापारी की दृष्टि से ज्यादा कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ एक शाही फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार 3000 रुपये वार्षिक दे करके बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए हुए बंगाल में व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजी कंपनी को 38 गांव खरीदने की अनुमति भी मिली। साथ ही इसका फरमान के द्वारा वे शाही मुद्रालय का प्रयोग भी कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया है। तो ये जो 1717 का फरमान था, इसे अंग्रेजों ने व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली न हो सके, इसका प्रमुख कारण वहां अंग्रेजों की फौज यानी कि नौसेना का शक्तिशाली होना था। व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज उनसे शक्तिशाली प्रभावशाली थे। फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना
भी उनकी कमजोरी का कारण बना। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के शासनकाल में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा लुई 14वें के। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल कहा जाता था, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के द्वारा, ये जो कि लुई 14वें के वित्त मंत्री कोलबर्ट थे, इनके द्वारा किया गया था। यह कंपनी 1668 में भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी, तो ये किसके काल में स्थापित हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ये लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा लुई 14वें के शासनकाल में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक ये कोलबर्ट को माना जाता है, ये जो कि वित्त मंत्री थे फ्रांसिस के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कोलबर्ट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के विस्तार ने भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया। व्यापार के आरंभ होकर अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियां भारत में राजनीतिक में अपरिहार्य रूप से उलझ गईं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि से 1748 में संपन्न हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ये किसकी संधि से हुआ था समाप्त? तो ये हुआ था एक्स-ला-शापेल की संधि से समाप्त हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि ये 1748 में हुआ था, एक्स-ला-शापेल की संधि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कर्नाटक युद्ध किनके-किनके बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर होगा कर्नाटक युद्ध ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक्स-ला-शापेल, जो कि ये 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 33 में इसमें पहला दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति है, जो कि सही है। अंग्रेजों को पुनः मद्रास वापस हुआ था, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, इसमें दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इसी तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि वांडीवास के युद्ध, जो कि ये 1760 में लड़ा गया था वांडीवास, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध, ये वांडीवास का युद्ध हुआ था ब्रिटिश ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, लेकिन इसमें ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था वांडीवास के युद्ध में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में वांडीवास का निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांसीसी पराजय हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारागार। इसमें कहा जा रहा है आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 35 में इसमें कौन सा सही उत्तर है? तो इसमें कहा गया है, पहला है अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, ये जो कि सही है। इसलिए असफल हो गई क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी, ये भी सही है। कारण और कथन दोनों भी सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसमें दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है कि इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु था, परंतु फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो उस समय बादशाह कौन थे? अकबर थे। अकबर बादशाह थे जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा
अकबर। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 1599 ईस्वी में जॉन मिडल हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। इस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। आपको इसमें सही क्रम बताना है, कौन से सही क्रम है इसमें। तो सबसे पहले इसमें पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद इसमें कौन आए थे? पुर्तगाली के बाद इसमें डच आए थे। डच के बाद इसमें डच के बाद इसमें कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। डच के बाद अंग्रेज आए थे और फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ये जो कि इसका क्या है, सही क्रम है। तो चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा इसका सही क्रम है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आने का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर उसके बाद डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो ये किसकी रक्षा किया जाता था इसमें? इसमें यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिम तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारी केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। फैक्ट्री में 3 तरह के लोग शामिल थे। इसमें लिपिक, कारिंदे, सौदागर। और फैक्ट्री वास्तव में यूरोपीय को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम हुआ करती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 39 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया पहला कथन है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, जो कि सही है। दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा दोनों इसमें क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों में अंग्रेजों को बंगाल विजय के बाद अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना तथा अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत का होना प्रमुख था। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसियों की असफलता में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध ने भी प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था, क्योंकि इस युद्ध के समय फ्रांस की नौसेना शक्ति हास हो गया था, कमजोर पड़ गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे? क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर होगा बंगाल और असम में। बंगाल और असम में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिल गई। अंग्रेज उपनिवेशवादियों तथा उनकी मदद से ब्रिटिश मिशनरियों ने भारतवासियों की धर्म संस्कृति पर तेज प्रहार किया। वे मुख्यतः बंगाल और असम में अधिक सक्रिय थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में मुद्रायन लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? ये कौन थे सबसे पहले? यानी कि मुद्रायन, तो मुद्रालय ये कौन लाया था? ये पुर्तगाली लाए थे। पुर्तगाली सबसे पहले मुद्रा व्यवस्था किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पुर्तगाली। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया कि भारत में मुद्रालय जो कि लाने का प्रथम श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। उन्होंने गोवा में सर्वप्रथम मुद्रालय स्थापित किया था। प्रारंभ में ये केवल बाइबिल ग्रंथ, धर्म ग्रंथ की प्रतियां छापते थे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला समाचार भारत का कौन सा है? ये बंगाल गजट है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, सुप्रसिद्ध उर्दू उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ है? तो मिर्जा गालिब का जो मूल निवास है ये कहाँ है? तो ये आगरा में है। आगरा में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, आगरा। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि असद उल्लाह खां गालिब यानी कि मिर्जा गालिब 1797 से 1859 ईस्वी में ये थे। इनका मूल निवास आगरा में था। ये 19वीं शताब्दी में
बहादुर शाह जफर के राज दरबार से प्रमुख उर्दू शायर थे जिन्होंने फारसी में अपनी अधिकांश गद्य तथा पद्य रचनाएं लिखी। दीवाने गालिब इनकी प्रसिद्ध कृत है। तो दीवाने गालिब ये किसकी प्रसिद्ध कृत है? ये मिर्जा गालिब की। क्वेश्चन नंबर 43 है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी स्थापित कब हुई थी? तो असम में सबसे पहले चाय की कंपनी कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1839 में। 1839 में किया गया था। आइए देखते हैं 1839 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 1839 में। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय की कंपनी है जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 44 में, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये जो कि क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध ये एक्सला सापेल की संधि से अंत हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध। तीसरा चौथा सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध ये जो कि पेरिस की संधि से अंत हुआ था, तो पहला सही है। फिर उसके बाद आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये जो कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध ये जो कि इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ए का इसमें चौथा सही है, बी का पहला है, और सी का तीसरा, और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ये जो कि 1746 से 48 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, यह एक्सला सापेल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, ये अनिर्णायक रहा है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध ये 1758 से 63 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, ये पेरिस की संधि के साथ अंत हुआ था। फिर प्रथम मैसूर युद्ध ये जो कि 1767 से 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें हार हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 45 में, तो इसमें दिया गया है सबसे पहले पांडिचेरी। पांडिचेरी ये जो कि पांडिचेरी पांडिचेरी इसमें क्या होंगे? पांडिचेरी ये फ्रेंच का था। पांडिचेरी किसका था? फ्रेंच का था। दूसरा सही है। गोवा, गोवा ये किसका था? तो पुर्तगालियों का था गोवा। तीसरा सही है। ट्रांकेबार, ट्रांकेबार ये डेनिस का था, तो यह चौथा सही है। मद्रास ये जो कि डच का था, तो पहला सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें दूसरा सही है, बी का इसमें तीसरा है, सी का चौथा, और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। डी का पहला वाला इसी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने कंप्लीट मुगल साम्राज्य के पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा है। इसके आगे फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर सेकंड है कि स्वायत्त राज्यों का उदय। इसमें अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। तो आइए इससे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अवध अवध से क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अवध इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवध की नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सा था? तो इसमें फैजाबाद, फैजाबाद ये जो कि अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि फैजाबाद जो कि अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खान बुरहान मुल्क ने किया था। तो अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये शहादत खान बुरहान मुल्क के द्वारा किया गया था। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का नेता था। शहादत खान ने बाद में सफदरजंग अवध का नवाब बना। इसे मुगल बादशाह अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। तब से अवध के शासक नवाब वजीर कहलाने लगे। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आसफुद्दौला जो कि ये इसका शासनकाल आसफुद्दौला का 1775 से 1797 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। तो ये फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया था? आसफुद्दौला के द्वारा, आसफुद्दौला के द्वारा किया गया था ये राजधानी स्थानांतरित। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि अवध की प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़े और नीचे दिए गए कूट का उनका सही कालानुक्रम का पता करें। तो इसमें आपको दोनों
कथन को तीनों कथन को पढ़ना है और इसमें बताना है कौन सा कथन सही कालानुक्रम में है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, ये सबसे पहले आएगा, ये पहले स्थान पे। फिर उसके बाद आता है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849-50, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा आउटरम रिपोर्ट, ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम होगा पहला, दूसरा, तीसरा, इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही क्रम है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि नरेटिव ऑफ द ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान नामक रपट पादरी बिशप हेवर ने 1848 में लिखा था, जबकि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन ईयर्स 1849-50 कर्नल इसलीमैन ने लिखा था, जबकि जेम्स आउटरम की रिपोर्ट 1856 ईस्वी में लिखी गई थी। इसको आधार बना करके अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? ये कौन था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा अवध। अवध ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा अवध। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय राज्य अवध अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। यह अंग्रेजों का बफर स्टेट राज्य था जिसका अंग्रेजों ने जैसा चाहा दोहन किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, ये इसका शासनकाल 1719 से 48 तक था, शहादत खान बुरहान मुल्क ने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट राज्य है मैसूर। मैसूर, आइए देखते हैं मैसूर से क्वेश्चन। तो मैसूर में क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना ये हैदर अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हैदर अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा हैदर अली। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। इनके बचपन का नाम हैदर नाइक था। हैदर अली के समय ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में हुआ था, जिसमें हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच हुआ था। हैदर एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर 1755 ईस्वी में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल यानी कि तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 ईस्वी के बीच चला था, इसमें कौन विजयी रहा? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा हैदर अली। हैदर अली ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा हैदर अली। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजी की सेना को परास्त कर दिया। इसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर जनरल स्मिथ कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की बहुत क्षति हुई थी। अंत में 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर लिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या था? श्रीरंग या श्रीरंगपट्टनम था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, श्रीरंगपट्टनम था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में हैदर अली की मृत्यु 1782 के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। इसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यह एक कुशल प्रशासक एवं सेनापति था। उसने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीकी अपनाई तथा नाप तौल के आधुनिक पैमाने को अपनाया। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए ये श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर इसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें दिया गया पहला कथन है ए कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किया था, जो कि सही है। टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों की गहरी छाप छोड़ी थी, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या कर रहा है।
फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर का शासक, फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकलुबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया, तो टीपू ने उसे शहर से स्वीकार कर लिया। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा। इससे ज्ञात होता है कि टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों की गहरी छाप छोड़ी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि प्रथम निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि टीपू सुल्तान की पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है? सही है। यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य 1799 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें टीपू की पराजय हुई और वह श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर लड़ता हुआ मारा गया। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ, जिसमें 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली की शर्तों पर अंग्रेजों को विवस्ता में मद्रास की संधि करनी पड़ी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ था। इसी दौरान पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और 7 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद 1784 में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मैंगलोर की संधि कर ली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य हुआ था। अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर घेर लिया। टीपू को विवश होकर के श्रीरंगपट्टनम 1792 की संधि करनी पड़ी। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा इसमें है कि जो कि टीपू सुल्तान के विषय में सही नहीं है? इसमें दिया गया है कि उसने फ्रांस से टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे, जो कि सही है। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे, ये भी सही है। उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे, तो ये भी सही है। उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, ये जो कि गलत है। उसने सामुद्रिक सेना भी बनाया था, लेकिन उतना मजबूत नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंग्रेजी शक्ति को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने जल सेना का भी गठन किया था। वर्ष 1796 में उसने नौसेना बोर्ड का गठन किया तथा मंगलौर, वाजिदाबाद तथा मो- मोलिदाबाद में पोत बनवाने के लिए घाट बनाए। मैसूर की जल सेना को कुशल बनाने के लिए फ्रांसीसी जल सेना एक लेफ्टिनेंट रिपो को अपनी नौकरी में नियुक्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। तो कौन से पुत्र को नहीं दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा, इसमें फतेह हैदर को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, फतेह हैदर को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इसके अनुसार उसने अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 डिंडीगुल तथा मालाबार भी मिल गया तथा मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिल गया और निजाम को पेन्नोर तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिल गया। टीपू को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा, जबकि टीपू सुल्तान रुपया अदा नहीं करता, तब तक उसके दो बेटे, इसमें अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के कैद में रहना पड़ता था। फतेह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। कॉर्नवालिस ने इस स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया है कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो कहाँ पे हराया था? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा पोलीलूर में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पोलीलूर में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि टीपू सुल्तान ने 1780 ईस्वी में अपने पिता हैदर अली की
तरफ से सेना का संचालन किया और अंग्रेजों को पोलीलूर नामक स्थान पर भीषण टक्कर दिया, जिसमें से अंग्रेजी सेना को वहां से भागना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किससे है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा, ये कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये उपयुक्त कथन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने, ये वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। इसने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की पराजय के पश्चात कहा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य हुआ था, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो कि 1786 से 1793 ईस्वी में था। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्ति पे हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपको इसमें बताना है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि से हुआ था, सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से हुआ था, ये भी सही है। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध ये मद्रास की संधि से हुआ था, ये भी सही है। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है, गलत है। द्वितीय, ये जो कि मंगलौर की संधि से हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि से नहीं हुआ था, मंगलौर की संधि से हुआ था द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसमें कारण दिया गया है, युद्ध दिया गया है और संधि दिया गया है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो कि मंगलौर की संधि से 1784 में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच लड़ा गया था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। एक्स ला सापेल की संधि से 1748 में संधि हुआ था। फिर उसके बाद आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 54 के बीच लड़ा गया था। ये कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामलों के विवाद में लड़ा गया था। ये पांडिचेरी की संधि से 1755 में हुआ था। फिर उसके बाद आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1758 से 63 के बीच लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था ये पेरिस की संधि 1763 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था इसमें, वांडीवास के युद्ध में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था, तो कौन से? ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट राज्य है पंजाब। आइए देखते हैं पंजाब से क्वेश्चन हम लोग। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 है कि गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था, तो गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार किस पर था? ये जाति व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, जाति व्यवस्था पर। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार जाति व्यवस्था पर था। नानक को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे बोले कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यही शब्द गुरु नानक के सिद्धांतों का सार है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी, लाहौर थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लाहौर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिखों के सुकरचकिया मिसल से संबंधित महाराजा रणजीत सिंह का राज्य पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। जून 1739 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात 1745-46 में महाराजा दिलीप सिंह तथा अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की सेनाओं के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सन 1848-49 में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। उल्लेखनीय है कि रणजीत सिंह अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोला था, जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अमृतसर। इसके एक्सप्लेनेशन इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिख धर्म को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह
संघवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में अक्टूबर 1873 को अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई। इस आंदोलन के अंतर्गत सिंह धर्म का प्रचार करना तथा उसके प्राचीन गौरव को बहाल करना, इसके साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों को लिखना और वितरित करना शामिल था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किए थे? क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर होगा 29 मार्च 1849 को। 29 मार्च 1849 को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर 29 मार्च 1849 को हस्ताक्षर किया। रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को पेंशन देकर उसकी माता रानी झिदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख सेना भंग कर दी गई। शासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया। इस प्रकार डलहौजी ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही कर सिखों की शक्ति को सदा के लिए कुचल डाला। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? तो अदालत ए आला की स्थापना ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर में। लाहौर में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लाहौर में। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की थी। इसी तरह लाहौर में ही रंजीत सिंह ने तोप निर्माण का कारखाना खोला। रंजीत सिंह की अस्थायी सेना फौज ए आइन के नाम से जानी जाती थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पे थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किस किससे प्राप्त हुआ था? तो रणजीत सिंह को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? तो शाह सुजा से। शाह सुजा से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, शाह सुजा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया, कोहिनूर हीरे की खोज भारत के तेलंगाना राज्य में गोलकुंडा की खदानों से हुई थी। विभिन्न राजवंशों से होते हुए यह वर्तमान समय में ब्रिटिश की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रही है। वर्ष 1939 में नादिर शाह ने यह हीरा मोहम्मद शाह पर आक्रमण के दौरान लूट ले गया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया तथा उसके बाद उसके पुत्र शाह सुजा को प्राप्त हुआ। 1809 के लगभग शाह सुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया। 30 मार्च 1849 को गुजरात युद्ध में सिख शासक दिलीप सिंह पराजित हो गए। उसी समय डलहौजी ने यह हीरा ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया। तब से यह 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया, परंतु पहला टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में है, जबकि दूसरा एवं तीसरा टुकड़ा ये ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विद्यमान है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले इसमें चतुर्थ मैसूर युद्ध, ये सबसे पहले आएगा चतुर्थ मैसूर युद्ध। चतुर्थ मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो कि 1799 में लड़ा गया था। फिर उसके बाद आता है अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आता है मेवाड़ की संधि, ये 1818 में हुआ था। मेवाड़ की संधि, ये ईस्ट इंडिया की मेवाड़ की संधि कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा लाहौर की संधि। लाहौर की संधि ये जो कि 1846 में हुआ था, लाहौर की संधि, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका सही क्रम है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में, मेवाड़ की संधि 1818 में, लाहौर की संधि 1846 में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, सुकर चकिया मिसल। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। सुकर चकिया मिसल की वंशावली को आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें बुद्ध सिंह आएंगे, जो कि 1716 तक थे। फिर उसके बाद नीध नीघ सिंह, जो कि ये 1752। फिर उसके बाद नीघ सिंह के बाद चरस सिंह, ये जो कि संस्थापक था सुकर चकिया का, 1721 से 1784 ईस्वी के बीच। फिर महासिंह, ये जो कि 1774 से 1793 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आते हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ये जो कि 1793 से 1839 तक थे।
महाराजा की उपाधि 1801 में दिया गया था इनको, रणजीत सिंह को। फिर रणजीत सिंह के बाद इसमें खड़क सिंह जो कि जून अक्टूबर 1739 में, फिर उसके बाद शेर सिंह जो कि ये 1841 से 1843 तक, फिर उसके बाद दिलीप सिंह जो कि ये 1843 से 1849 ईस्वी तक। फिर इसमें नौनिहाल सिंह जो कि 1839 से 1840 तक, फिर उसके बाद चाँद कौर ये जो कि पत्नी थी इनकी, ये पत्नी थी नौनिहाल सिंह की, तो ये जो कि नवंबर 1840 से जनवरी 1841 तक इनका शासन था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की छाया थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा, ये कहा गया है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले लिया। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में गुजरांवाला में हुआ था। इनके दादा चरत सिंह सुकरचकिया मिसल के वीर नेता थे। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई बार सफलतापूर्वक युद्ध किया था। इनके पिता महासिंह थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा श्रीनगर सम्मिलित था। श्रीनगर, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा श्रीनगर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। उनका राज्य 4 प्रांतों यानी कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर में विभाजित था, जो कि सूबे कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दिलीप सिंह। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनका जन्म लाहौर में 6 सितंबर 1838 को अमृत और मृत्यु 22 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये थे दीनानाथ। दीनानाथ, ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दीनानाथ। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रणजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ था। फकीर अजीजुद्दीन उनका विदेश मंत्री था। रणजीत सिंह की विशेष आदर्श सेना को फौज ए खास कहते थे, जिसका गठन 1822 में जनरल वंतूरा तथा अलार्ड के द्वारा किया गया था। इलाही बख्श उनके तोपखाने का कार्यवाहक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक था? क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें गुलाब सिंह थे, सुच्चा सिंह थे और ध्यान सिंह थे। ये सभी इसमें क्या थे? समर्थक थे शेर सिंह का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जून 1839 में उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसी समय दो विरोधी दल संधावालिया, सरदार चैत सिंह, अतरा सिंह, लहेन सिंह और डोगरा बंधुओं की प्रतिद्वंदता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। खड़क सिंह के मृत्यु के बाद संधावालिया दल ने नैनिहाल सिंह तथा उसकी माता चंदा कौर का समर्थन किया। डोगरा बंधुओं ने रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह को समर्थन दिया। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट राज्य है बंगाल। आइए देखते हैं बंगाल से हम लोग क्वेश्चन। बंगाल ये नेक्स्ट राज्य है। बंगाल में इसमें क्वेश्चन नंबर 29 है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो बंगाल के नवाबों की राजधानी ये मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा मुर्शिदाबाद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। 1717 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया। उसने बंगाल के जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह को दबा करके आंतरिक प्रशासन स्थिति को सुदृढ़ किया एवं बंगाल की राजधानी ढाका से बदल करके मुर्शिदाबाद स्थापित किया। 1760 ईस्वी के उपरांत मीर कासिम ने राजधानी को अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखने के लिए तथा षड्यंत्रहीन रखने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था कौन? तो ये मीर कासिम ने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है?
कौन सा युग इसमें सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राय दुर्लभ ये जो कि बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था। राय दुर्लभ ये जो कि क्या है? सही है। जगत सेठ ये मुर्शिदाबाद का सेठ था, तो ये भी सही है। मोहम्मद रजा खां ये बिहार का दीवान था, तो ये गलत है। और राजा सिताब राय ये बंगाल का दीवान था, ये भी गलत है। इसमें दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा चौथा इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तीसरा चौथा इसमें सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राय दुर्लभ जो कि ये बंगाल का नवाब कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ ये मुर्शिदाबाद का सेठ था। और मोहम्मद रजा खां ये बंगाल का दीवान था। और राजा सिताब राय ये बिहार का दीवान था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि क्यों बनाए रखा था? क्योंकि सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि 23 जून 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के विजय के उपरांत बंगाल पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन था, परंतु तत्कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण भी, जिसमें कंपनी के पास पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र का अभाव था जिससे वे निजामत के कार्य को कर सके, पूर्णतः अभाव था, सीधे उत्तरदायित्व नहीं स्वीकारना चाहते थे। अतः उन्होंने मीर जाफर को अपनी कठपुतली बना करके बंगाल की नवाबी प्रदान की और बंगाल का हर संभव तरीके से शोषण किया, जिससे इतिहासकारों ने बंगाल की लूट की संज्ञा प्रदान की। अगर निजामत स्वयं लेकर शोषण करते तो जनता के प्रति स्वयं जिम्मेदार होते, बहुत संभव था कि उनको विद्रोह का सामना करना पड़ता। इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे खुली एवं निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में से एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तो क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर होगा कि सैन्य सैन्य नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिए, यानी कि धीरे धीरे नवाब के सभी अधिकारों को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। प्लासी के युद्धोपरांत मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता के पास 24 परगना एवं नगद उपहार दिया। उसके ही शासनकाल में बंगाल के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित हुआ। कंपनी के कर्मचारियों ने वित्तीय कार्य अपने हाथों में ले लिया। इसी तरह कंपनी के नवाब अधिकारियों को नियंत्रण कर उसके अधिकारों को अतिक्रमण किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चारनाक ये जो कि कलकत्ता का संस्थापक है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जॉब चारनाक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगस्त 1690 ईस्वी में सूतानाती एवं एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना जॉब चारनाक के द्वारा किया गया था। 1698 ईस्वी में सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी प्राप्त करने के बाद इनकी किलेबंदी की गई थी तथा इनका नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंस हुआ था। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो कि बाद में कलकत्ता नगर कहलाया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो निजामुल मुल्क किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था? ये हैदराबाद का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, हैदराबाद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में सूबेदार चिनकलीज खान निजामुल मुल्क ने किया था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकलीज खान को आसफ जाह व फरुखसियन ने खान खाना व निजामुल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत किया था। इसके समय में जिले के सभी अधिकारी कलेक्टर को दिया जाता था। अधिकार किसको दिया जाता था? तो कलेक्टर को दिया जाता था। ये भारतीय सिविल सेवा के जनक थी। कौन? कार्नवालिस। कार्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में किया गया था, जो कि शक्ति के पृथक कारण के सिद्धांत पर आधारित था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दिया था? तो फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि ये मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहम्मद शाह
मोहम्मद मुगल शासक मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। फर्रुखसियन ने सेठ की उपाधि प्रदान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो सफदरजंग को ये नियुक्त किया गया था साम्राज्य का वजीर। साम्राज्य का वजीर, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, साम्राज्य का वजीर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अहमद शाह जो कि मुगल बादशाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। इसी कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें दिया गया है इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। मंगलौर की संधि कब हुआ था? तो 1784 में मंगलौर की संधि हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में हुआ था और मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसमें इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 39 में तो इसमें दिया गया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो कि 1780 से 84 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। 80 से 84 दूसरा सही है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये जो कि 1749 से 54 के बीच लड़ा गया था। 49 से 54 के बीच लड़ा गया था। 49 से 54 के बीच, यहाँ पे 49 होना चाहिए। 1749 49 के 54 के बीच, तो ये चौथा सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 5 के मध्य लड़ा गया था, तो पहला सही है। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये जो कि 1778 से 80 के बीच लड़ा गया था, तो तीसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा, बी का इसमें चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा इसमें सही है। तो डी का तीसरा इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाले में है डी का तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 के बीच, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1749 से 54 के बीच, फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1803 से 5 ईस्वी के बीच और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये 1878 से 80 के बीच लड़ा गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है आंग्ल मराठा संघर्ष। चैप्टर नंबर 3 है आंग्ल मराठा संघर्ष। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आंग्ल मराठा संघर्ष को आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 है आंग्ल मराठा संघर्ष। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।